जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है रात के अंधेरे के इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं हमारे बिग फैन, पहली कॉन्टेस्ट की पहली विनर रश्मि जी। स्वागत करेंगे हम रश्मि जी का। रश्मि जी, बहुत बहुत मुबारक आपको। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और बहुत अच्छी बात है। ऐसा होता है रश्मि जी कि किसी भी कॉन्टेस्ट का जो पहला विनर होता है वो हमेशा याद रहता है। तो भविष्य में जब भी इस कॉन्टेस्ट की बात की जाएगी तो आपका नाम हमेशा सबसे पहले याद किया जाएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। जी जी, थैंक यू सर। आपकी बदौलत मेरा कॉन्टेस्ट में नाम आया। बाकी तो मेरा मतलब आप ही की बदौलत है। बाकी ऐसा मैंने कभी किसी कॉन्टेस्ट में भाग नहीं लिया है। अच्छा, अरे वाह। तो रश्मि जी, सबसे पहले हम आपका एक छोटा सा इंट्रो चाहेंगे। जी सर। सर, मेरा नाम रश्मि पांडे है। मैं मैरिड हूँ। मेरा एक बच्चा है 9 इयर्स का। जी। और मैं जॉब करती हूँ। रश्मि जी, हमारे चैनल से आपका जुड़ना कैसे हुआ? सर, मैं हॉरर स्टोरीज मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैंने ऐसी आपका फर्स्ट टाइम याद नहीं है मैंने कौन सा आपका सुना था स्टोरी, लेकिन वो आपकी आवाज़ मुझे अच्छी लगी। आपकी स्टोरी का वर्क अच्छा लगा जी। तो इस वजह से मैंने फिर आपका मैंने सब्सक्राइब कर लिया था। और फिर उसके बाद से डेली आपके चैनल के जो स्टोरीज हैं वो मैं सुनती हूँ जी। तो कैसी लगती है स्टोरी रश्मि जी आपको? बहुत अच्छी है आपकी स्टोरीज और आप आगे बहुत अच्छा करेंगे। मैंने आपको मतलब जो आपने दुर्गा पूजा की जो स्टोरी बताई थी वो काफी अच्छी थी जी। और काफी बढ़िया स्टोरी थी। जो आगे उस तरह की स्टोरी आप और भी लाएं, मैं आपसे मतलब उसकी और बाकी अच्छा होगा। मतलब मैं यही कहूँगी, यही शुभकामनाएं दूंगी कि आपका चैनल और आगे बढ़े जी। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी। अच्छा, जब आपको हॉरर पसंद है तो क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट है रियलिस्टिक? नहीं, मेरा ऐसा तो कोई हॉरर इंसिडेंट नहीं हुआ है। बट बस एक सबका जॉनर होता है अलग अलग। तो मेरे को हॉरर स्टोरी थोड़ी अच्छी लगती है। अच्छा जी। तो बाकी ऐसा कोई वो नहीं हुआ है मेरा, मतलब मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। हो भी ना ऐसा कुछ ठीक है रश्मि जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत जल्द आपको मैं एक सर्टिफिकेट भी सेंड करूंगा आपकी विनिंग का जी। तो एक बार फिर से आपको मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया हमको सुनना देने के लिए। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि सनातन हिंदू धर्म में अशरीरी रूप बदलने वाले जीवों को कहते हैं यक्ष, और इन्हीं यक्षों का स्त्री रूप है यक्षिणी। प्राचीन हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ही समान रूप से यक्ष और यक्षिणी का वर्णन है। ये भी माना जाता है कि जब यक्ष किसी को भटकाने के लिए सुंदर मोहिनी स्त्री का रूप लेते हैं तो उसे ही यक्षिणी कहते हैं। वैसे मानव के लिए सहायक और उपकारी होने के साथ साथ कभी कभी ये यक्ष बहुत अधिक अपकारी और विनाशकारी भी हो जाते हैं। रूप बदलने वाले इन जीवों को हम किसी तालाब या उपयोग में ना आने वाले कुओं में, घने वृक्षों से भरे जंगलों में, बंजर पड़ी खेत की ज़मीन में, ऊंचे पहाड़ों में, पुराने किसी वीरान किले में, राजप्रसाद में, या किसी भग्न मंदिर में, या फिर किसी पुराने घर या किले के गुप्त कक्ष में जहाँ पर कई वर्षों से किसी का आना जाना ना हो, वहाँ पर किसी गुप्त खजाने की रक्षा करते हुए भी देख सकते हैं। हमारे भारत के दक्षिणी भागों में या फिर दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों को मंदिरों में भी पाया जाता है, जहाँ पर इनकी नियमित पूजा पाठ करके इन्हें प्रसन्न रखा जाता है ताकि मंदिर को हर तरफ की विपत्तियों से वो बचा कर रख सकें। हिंदू धर्म में 36 तरह के, बौद्ध धर्म में 70 तरह के और जैन धर्म में 24 तरह के यक्ष और यक्षिणियों का वर्णन मिलता है। इन्हें हम कुछ लोकल या ग्रामीण नाम जैसे निशी, भूला, आलिया
के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म की व्याख्या को माने तो यक्ष यक्षिणी अशरीरी तरल होते हैं, जैसे कि पानी। अगर फिजिक्स में इसे समझा जाए तो जिस तरह से पानी को जिस भी बर्तन में डाला जाता है वो उसी का रूप ले लेता है, उसका अपना कोई स्थायी रूप नहीं होता है, वैसे ही यक्ष और यक्षिणी भी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में ढल जाते हैं। वैसे यक्ष और यक्षिणी उतने हानिकारक नहीं होते हैं, मगर सिंह बाघ नाम की उनकी प्रजाति मानव और पशु पक्षियों आदि के लिए भी बहुत भयंकर सिद्ध होते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इन्हें मानव की इच्छा पूर्ति का बहुत अच्छा साधन बताया गया है, और ये भी सावधानी दी गई है कि अगर इनको जगाने के प्रक्रिया में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो साधक के लिए वे महासर्वनाशकारी भी सिद्ध हो सकते हैं। आज तारानाथ की एक ऐसे ही भयंकर यक्षिणी से सामने की कहानी। मगर दोस्तों उससे पहले कॉन्टेस्ट 2 का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, कॉन्टेस्ट 2 इस एपिसोड में चालू हो रहा है और मैं स्टोरी के बीच में कहीं भी कॉन्टेस्ट 2 का क्वेश्चन बोलूँगा, आपको क्वेश्चन सुनना है और उसका जवाब देना है। तो दोस्तों थोड़ा सा जाग जाइए, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाइए। देखिए रश्मि जी ने इकलौती जवाब देकर विनिंग की थी, मगर आगे आशा करता हूं कि मुझे थोड़ा आप कंफ्यूज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करके। मगर पार्टिसिपेशन का जो कंडीशन है वो मैंने आपको कह दिया है। आपको फेसबुक और इंस्टा पे मुझे फॉलो करना होगा, दोनों में से किसी एक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और जब आप आंसर देंगे या व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे फॉलो कर लिया है, मैं उन्हीं को कॉन्टेस्ट में सम्मिलित करूंगा। ये बात ध्यान रखिएगा। कई लोग ऐसा होता है कि जवाब तो दे देते हैं मगर फिर फॉलो नहीं करते हैं, तो फॉलो करने की कंडीशन जरूरी है, और उसके पीछे क्या कारण है वो मैंने पहले के स्टोरीज में बता दिया है। तो चलिए, स्टोरी भी ज़बरदस्त है, कॉन्टेस्ट भी ज़बरदस्त है, पार्टिसिपेशन भी ज़बरदस्त आनी चाहिए। आज बारिश का जोर कुछ बहुत ही तेज था, और बारिश हो, छुट्टी हो और तारानाथ के घर न जाया जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं था। मगर थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि किशोरी को खबर नहीं कर पा रहा हूँ। अब इतनी भरी बारिश में या तो तारानाथ के घर पहुंचूं या किशोरी के घर। अतः मैंने सोचा आज मैं ही अकेली स्टोरी सुन लेता हूं। मगर बारिश का जोर कुछ ऐसा पकड़ा कि तारानाथ के घर से कुछ दूरी पर जो होटल है वहां पहुंचकर मुझे वहां पर रुककर इंतजार करना पड़ा, और इस चक्कर में करीब आधे घंटे बीत गए। निकला तो मैं शाम के ही था, मगर अब धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा था। जैसे ही बारिश रुकी, होटल वाले से कुछ समोसे कचौरियाँ खरीदी, एक सिगरेट का पैकेट लिया और तेज कदमों से तारानाथ के घर की तरफ चल पड़ा। मगर ये क्या, जैसे ही उनके बैठक के दरवाजे की तरफ पहुंचा, दरवाजे पर एक छाता और चप्पल थे, और अंदर से किशोरी और तारानाथ की बातें करने की आवाज आ रही थी। मैं समझ गया महाराज पहुंच गया। जैसे ही अंदर गया, तारानाथ मुझे देखते खड़े हो गए। अरे अरे, तुम तो बुरी तरह से भीग गए। ओहो, अच्छा रुको, मैं गमछा लेकर आता हूँ, कहकर वो अंदर चले गए। किशोरी मुझसे बोला, अरे आज इतनी देरी कैसे हो गई? क्या बताऊँ यार, देखा तो बारिश का क्या हाल था। वो पहुँच गया था, आधे घंटे से वो होटल में रुका हुआ था। ओहो, अच्छा सुना, चल जल्दी एक सिगरेट पी कर आते। मैं और किशोरी घर से बाहर की तरफ चल दिए। हम तारानाथ के सामने या घर में बैठकर कभी सिगरेट नहीं पीते हैं, मौका पाते ही इसी तरफ बाहर निकल आते हैं। बाहर हवा काफ़ी तेज थी। 2 सिगरेट जलाने में मुझे करीब 6-7 माचिस की तीलियाँ स्वाह करनी पड़ी। अभी सिगरेट आधी हुई थी कि अंदर कमरे में एक तारानाथ के गला साफ करने की आवाज़ आई। ये एक तरह से मैं इंडिकेशन था कि आ जाओ भाई, मैं आ चुका हूँ। हम दोनों जल्दी सिगरेट खत्म करके अंदर आ गए। तारानाथ ने मुझे गमछा देते हुए कहा, लो इसे पोंछ लो, मैंने चाय बोल दिया है, कड़क अदरक वाली, तुम्हारे लिए ज़रूरी भी है। फिर चाय आ गई, समोसे आ गए, सब कुछ खाते हुए हम लोग बातें कर रहे थे, मगर बातें ऐसे ही वर्तमान जीवन संसार की। मन ही मन तो हम दोनों कुल बुला रहे थे, कब आएगी स्टोरी, कब आएगी स्टोरी। अचानक किशोरी ने बोल ही दिया, अच्छा गुरुदेव, एक जबरदस्त स्टोरी हो जाए। वैसे भी जो मौसम है, बिना स्टोरी के मजा नहीं आ रहा है। बाहर बारिश का जोर तेज था, हवा भी काफी थी। घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, अतः
मध्यम रूप से बारिश की आवाज़ आ रही थी। ऐसे में जो माहौल था उसे किशोरी ने बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया था। तारानाथ बोले, फिर कहानी? अरे भाई, मेरे जीवन में कहानी करके कुछ नहीं है, समझे ना, सारे मेरे जीवन के सच्चे और भयानक अनुभव है। खैर, तुम लोगों को मैं समझा कर थक गया। भैंस के आगे बीन नहीं बजानी चाहिए। हम दोनों थोड़े नाराज से हुए। अच्छा, बस ऐसे ही मजाक में कहावत कर दी है। सुनो, आज से कई साल पहले की बात है। एक बार मैं कहीं जा रहा था, कहाँ ये ठीक से याद नहीं है, उससे तुम्हें मतलब भी नहीं है। तो ट्रेन में बैठा हुआ था कि अचानक पटरियों पर कुछ गड़बड़ हो गई और ट्रेन एक छोटे से स्टेशन के पास रुक गई। उतरकर पूछा तो पता चला करीब 1 घंटा लग जाएगा। अब ट्रेन में बैठे रहो और ट्रेन न चले तो मज़ा नहीं आता है। अतः मैं भी बाहर ही आकर टहलने लगा। फिर एक कुल्हड़ में चाय ली और अपने कंपार्टमेंट के थोड़ी सी दूरी पर स्थित एक बेंच पर पैर फैलाकर बैठ गया और चाय का मजा लेने लगा। अचानक बहुत सारे लोगों के बीच एक व्यक्ति पर मेरी नजर जाकर टिक गई और उसे देखते ही अजीब सा लगा, क्योंकि मुझे उस व्यक्ति के पीछे काली सी परछाई चलती दिखाई दी। तुम लोगों को तो पता है, मधुर सुंदरी देवी का मुझे वरदान है। इस तरह की अपशक्तियां किसी के पीछे हो तो मुझे दिख जाता है। मैं आश्चर्यचकित था। किस्मत से वो व्यक्ति अचानक मेरे सामने से होता हुआ मेरे ही कंपार्टमेंट में चढ़ा और खिड़की से मैंने देखा ठीक मैं जहां बैठा था वहीं आकर बैठ गया। अचानक ट्रेन ने विसिल दे दी। मैं भी जल्दी से उसी कंपार्टमेंट में चढ़ गया और उस व्यक्ति के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। मैं एक टक तो उसकी तरफ नहीं देख सकता था, मगर बीच बीच में उस पर नजर मार रहा था और हर बार मुझे उसके पीछे वो काली परछाई दिख रही थी। मगर उसे बताऊं कैसे? क्योंकि अगर मैं सीधे उसे ऐसा कुछ कहूंगा तो या तो वो बहुत ज्यादा डर जाएगा या फिर मुझे पागल समझेगा। अतः मौका ढूंढने लगा। धीरे धीरे ट्रेन से लोग उतरने लगे अलग अलग स्टेशनों पर। अचानक मैंने उससे कह दिया, महाशय, आपका कुछ पैसा गुम गया है क्या? और आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है क्या? उस व्यक्ति के चेहरे को देखकर ये समझना उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि दिख रहा था वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है। और यह बात करें उसकी तो वो करीब 50 साल का अच्छे चेहरे का सुपुरुष ही दिख रहा था। मेरी बातें सुनकर जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आने को हुई। वो बोला, आपको कैसे पता चला महाराज? आप क्या तंत्र मंत्र जानते हैं? मैंने कहा, नहीं, मेरे पास बस ऐसी कुछ ज्ञान है, किसी को देखकर मुझे इंट्यूशन कह सकते हैं हो जाता है। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर जहाँ तक मुझे लगता है आपके 3000 रुपये खोए हैं। घर जाकर अपनी अलमारी में जो हरा वाला शर्ट है ना, उसकी जेब में देखिएगा, वो पैसे उसी में है। सुनकर वो और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। फिर मैंने कहा, और दूसरी बात, मुझे लगता है आपकी पत्नी बीमार है और बीमारी का कारण आपको ठीक से पता नहीं चल रहा है। वो अब तो जैसे भक्ति से भर उठा, महाराज, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? देखिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस विषय पर आप चिंतित ना हो। बस मेरी एक सलाह मानिए, किसी अच्छे तांत्रिक या पीर से अपने और अपने घर को थोड़ा फुकवा लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो कुर्सी पर आगे बढ़ाया, मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, आप कोई सिद्ध पुरुष है, आप सामान्य पुरुष नहीं हो सकते। हाँ, आपने मेरी दुखती रग दबा दी है। मैंने कहा, वैसे अगर बुरा ना माने तो मुझे खुलकर बताएं, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं।
आप करेंगे मेरी मदद? हाँ, आप ही कर सकते हैं मुझे लगता है। मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ, मगर आप अगर अगले स्टेशन पर उतरेंगे तो बात करना। नहीं, मैं अगले स्टेशन पर नहीं, मैं तो आपसे करीब 1.5 घंटे बाद उतरूँगा। अरे अब तो फिर ठीक है, उसके बाद ही मैं उतरूँगा। मैं आपको खुल कर बताता हूँ। इसके बाद वो बताने लगा, देखिए मैं इन दिनों बहुत परेशान चल रहा हूँ। अपनी बात कहूँ तो मैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी हूँ। मेरा सीतापुर में कपड़े का व्यवसाय है, अच्छी खासी दुकान ही कह सकते हैं। कलकत्ता से कपड़े लेता हूँ और वहाँ बेचता हूँ। मेरे पूर्वजों ने ही ये व्यवसाय स्थापित किया है। उन्होंने ही करीब 10 बीघा ज़मीन और एक घर, जिसे महल कह सकते, बनाया। वर्तमान समय में हमारे घर में मैं, मेरे 2 बेटे, एक बेटी, पत्नी और मेरी बूढ़ी माँ रहते हैं। पिताजी का देहांत हो गया। जीवों के हिसाब से अगर हमारा घर कहे तो महल में कीड़े मकोड़े बस रहे हैं। घर उन्होंने इतना बड़ा बनाया। एक समय बहुत चहल पहल रहती थी, मगर आज के छोटे परिवार में घर के अधिकतर हिस्से खाली रहते हैं। मैं जैसा बताया शहर से कपड़े लाकर बेचता हूँ। 3 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी बीवी इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार है। कैसे उसे ठीक करूँ समझ में नहीं आता है। वैसे परेशानी का सबब मेरी बीवी नहीं है, मेरी बेटी है। नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। वो तो बेचारी मेरी राज दुलारी मिट्टी की गुड़िया है। 10 सवाल करो तो एक का जवाब देने वाली सीधी सादी प्यारी सी बच्ची। पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना। विवाह की उम्र हो गई है, इसीलिए मैंने उसका विवाह एक बहुत ऊंचे परिवार में तय किया। वो भी शहर में कपड़ों के व्यवसायी है। माल खरीदने बेचने के इसमें ही उनसे संपर्क हुआ। उनका बेटा मुझे पसंद आया, मेरी बेटी उन्हें पसंद आई। अब से 4 दिन बाद विवाह की पक्की बातचीत होनी है। मगर जिस दिन ये बातचीत कच्ची ही हुई और गांव के लोगों को पता चला, उसके बाद से ही परेशानी शुरू हो गई। मेरी वो फूल सी प्यारी सी बच्ची, आज अगर उसे कोई देखे तो विश्वास नहीं करेगा कि वो वही है। ऐसे परेशानी वैसी नहीं है, दिन भर ठीक रहती है, चुपचाप रहती है। मगर एक शाम जब मैं दुकान पर था, मेरे बेटे ट्यूशन गए हुए थे। हमारे पहली मंजिल में बच्चों का कमरे हैं और पूजा घर है। पत्नी संध्या आरती करने के लिए वहाँ पूजा घर में थी। वो धूप दीप जलाकर घंटी इत्यादि बजा रही थी। ओम नमो नमः ओम हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अचानक ही मेरी बेटी के कमरे से उसके चीखने की आवाज आई। मेरी पत्नी घबरा उठी। जल्दी से पूजा वहीं रोककर वो बेटी के कमरे की तरफ दौड़ी। बेटी के कमरे का दरवाज़ा खुला था। पूरा कमरा घनघोर अंधेरे में भरा हुआ था और ऐसे में ही उसने वो दृश्य देखा जिसे देखकर वो अंदर तक कांप गई। मेरी बेटी खिड़की के पास उकड़ू होकर बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को दबा रखा था और बाहर से आ रही चांद की रोशनी में उसका स्वरूप बहुत ही भयानक दिख रहा था। आंखें जैसे आग सी जल रही थी। इसे देखकर मेरी पत्नी अत्यधिक भयभीत हो गई। उसने मुझे ये बात बताई, मगर मैं ये बात नहीं मान सकता था। मेरी प्यारी लाडो ऐसा नहीं कर सकती। पर इसके बाद तो जैसे क्रम ही चालू हो गया। हर शाम जब आसपास के घरों से पूजा, घंटियों, घड़ियालों और शंखों की आवाज़ आती थी, वो इसी तरह पागलों की तरह चीखने लगती थी। एक दिन मैं भी घर पर था और उस दिन मैंने पहली बार उस घटना का प्रत्यक्ष अनुभव किया। कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक दिन मैं
बाजार से 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ लेकर आया था। नौकर से कहा था वो काट कर उसे बना दे। शाम को ये कार्यक्रम होना था। मैं भी घर पर ही था, शायद संडे का दिन था। शाम ढल रही थी। रसोई में नौकर नहीं था, इस वजह से वहाँ अंधेरा था। पत्नी संध्या बाती इत्यादि देकर रसोई की तरफ गई ही थी कि अचानक अंधेरे में ही उसने देखा मेरी बेटी उस मछली की बड़ी सी हंडिया के पास बैठकर कुछ कर रही है। वो उसके पास जाकर बोली, हे क्या करी तू, क्या करी? और जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर वहीं बेहोश होकर गिर गई। उसके गिरने की आवाज सुनकर मैं भी दौड़कर वहां गया और मैंने देखा मेरी बेटी मेरी पत्नी की तरफ मुंह करके उकड़ू बैठी है और परम तृप्ति के साथ उस बड़ी सी कच्ची मछली को चबा चबा कर खा रही है। महाराज आप विश्वास नहीं करेंगे, उस वक्त मेरी बेटी का चेहरा नहीं था। वो साक्षात नर पिशाच बनी हुई थी। इसके बाद तो जैसे मोहल्ले में, यहाँ तक कि मेरे घर में भी लोग कहने लगे कि मेरी बेटी पागल हो गई है। मगर मैं कैसे मान लूँ मेरी फूल सी बच्ची पागल हो गई है? दिन भर तो ठीक ही रहती है, मगर परिस्थितियाँ और भी बुरी होने लगी। उस दिन रात में मेरे बेटे अपने अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। अचानक एक बेटा उठकर बाथरूम की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा बहन का कमरा खुला हुआ है। रात में वो अपना कमरा बंद करके ही सोती है। वो थोड़ा चौंका। कमरा अंदर से खूब अंधेरा था। जाकर बहन को आवाज़ देने ही वाला था कि अचानक उसके पायलों की आवाज़ छत को जाने वाली सीढ़ी की तरफ आई। वो धीरे धीरे उधर गया तो पाया खुले बाल, अजीब सी हालत में वो सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। उसने पीछे से उसे आवाज़ दी, डॉली डॉली, मगर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो उसके पीछे पीछे गया, 2-3 बार और आवाज़ दी, मगर जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उसने पीछे से उसे पकड़कर हिलाना चाहा, मगर तभी वो पलटी और उसे एक जोरदार धक्का दे दिया। वो सीढ़ियों से छिटक कर दूर गिर पड़ा। उसका एक हाथ टूट गया। मेरी बच्ची जो एक भारी बाल्टी नहीं उठा पाती, वो इतने बड़े हट्टे कट्टे लड़के को सीढ़ियों से नीचे गिरा सकती है, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। उसके बाद से अक्सर रातों को वो खुले छत में चले जाती है, खुले बालों में छत में घूमती है, हंसती है, किसी से बातें करती है। हम परेशान हो चुके हैं। अगर ये बात लड़के वालों को पता चल गई तो हमारा रिश्ता कहाँ रहेगा? मैं बेहद परेशान हो चुका हूँ। इसके बाद हमने एक बहुत ही अच्छे पीर से मदद ली। वो बहुत से लोगों को ठीक कर चुका था। वो हमारे घर आया, हमें सीढ़ियों के पास रोककर ही वो हमारी बेटी के कमरे में चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मगर कुछ ही देर बाद जब वो बाहर आया तो उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। आंखें जैसे बाहर निकलने को थी, शरीर पसीने से तरबता था। वो बोला, मुझे माफ़ कर दे, ये मेरे बस का नहीं। उसके बाद से उस पीर को गांव में भी नहीं देखा जा रहा है। न जाने गांव छोड़कर कहाँ चला गया। मैं क्या करूं महाराज, मैं परेशान हो चुका हूं। मेरी बीवी इन सब परेशानी को चलते बिस्तर पकड़ लिए है, पता नहीं बचेगी भी नहीं। मैं कैसे क्या करूंगा? उस व्यक्ति की बातों को सुनकर मैं सचमुच बेहद परेशान हो गया। मन ही मन तय कर लिया, इसकी मदद जरूर करनी है। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, तारा, दूसरों के कष्टों को हमेशा अपना कष्ट समझना और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना, चाहे इसके लिए तुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मगर दूसरों की परेशानियों में उनकी मदद तो अवश्य करना। एक तरह से ये मेरे गुरु की दी हुई कसम थी। मैंने उससे कहा, मैं आपके साथ आपके घर चलूँगा,
क्या क्या महाराज, महाराज आप सच कह रहे हैं? मैं खुद ही आपसे कहने वाला था, आप तो इतने पहुंचे हुए हैं, बिना मुझसे मेरे घर गए मुझे न जाने इतनी कुछ बातें कह दी। हाँ आप ही कर सकते हैं महाराज, महाराज चलिए। मैं उनके साथ उनके घर चला गया। घर क्या था, सचमुच महल कहना ही उचित होगा। जितने जीव उसमें रहते थे उसके हिसाब से घर का बहुत सा हिस्सा अनुपयोगी था, मगर जैसे ही घर में प्रविष्ट हुआ एक अजीब सा घुटन सी महसूस हुई और एक सड़ी हुई गंध मेरे नाक में आई, जैसे किसी नदी तालाब में कोई जानवर मर जाए तो पानी में उसके शरीर के सड़ने से आती है, ठीक वैसी ही। बनर्जी बाबू की पत्नी से मेरी मुलाकात ना हो सकी क्योंकि वो बहुत बीमार थी। उनकी बेटी के बारे में 2-4 बातें मुझे उनसे पूछनी थी, मगर क्या कर सकते थे। और डॉली ने भी मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। अपना कमरा बंद करके अंदर से ही उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, वो किसी से नहीं मिलेगी, उसका खाना उस तक पहुंचा दिया जाए। मैं समझ गया था उसके अंदर जो भी है वो मुझसे मिलने से डर रही है। मगर 1.5 दिन तक उनके घर में रहने के पश्चात भी डॉली के दर्शन नहीं हो पाए। हाँ, उसकी क्रियाकलाप कुछ हद तक थम गए थे, क्योंकि मैंने घर में आते ही घर के चारों कोनों पर अभिमंत्रित कीले ठोक दी थी या जमीन में गाड़ दी थी कहना ज्यादा उचित है। इसके प्रभाव से वो शक्ति थोड़ी सी दम गई थी। पर उस दिन लड़के वाले पक्की बात करने आने वाले थे और उसी दिन सुबह हुई एक घटना जिसने मुझे चिता दिया कि आगे बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। कहां से एक काला कुत्ता घर के पास आ गया और ठीक जहां पर मैंने वो कील गाड़ी थी उस जगह को खोदने लगा। इसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने उसे भगा तो दिया, मगर मैंने पाया कि कुत्ते ने चारों कोनों से वो कीले खोद कर निकाल दी है। मतलब अनिष्ट शक्ति ने अपना रास्ता तय कर लिया था। शाम को करीब 7 बजे लड़के वाले उपस्थित हुए। लड़के को छोड़ के घर के लगभग सभी लोग ही आए थे। बड़ी सी बैठक में उनके बैठने की व्यवस्था हुई। घर की लड़कियां पर्दे के पीछे से पूड़ी, सब्जी, मिठाई वगैरह लाला कर रख रही थी। मैं भी उसी बैठक में बैठा था। बनर्जी बाबू ने अपने समधी से मेरा परिचय कराया। दत्ता बाबू, ये हमारे महाराज जी हैं, पंडित तारानाथ जी। व्यक्ति बहुत हंसमुख थे। बहुत ही प्रेम से उन्होंने बातचीत की। लड़के के पिता होने का घमंड और इतने बड़े व्यापारी होने का घमंड जैसे उन्हें छू तक नहीं गया था। सभी उद्विग्न होकर प्रतीक्षा कर रहे थे डॉली की। मैं भी उससे मिलने को बेकरार था। तभी लड़कियों का एक ग्रुप नीले रंग की बनारसी साड़ी में सजी घूंघट में ढकी एक लड़की को लेकर वहां उपस्थित हुआ। पास ही के एक बड़े से तखत पर गद्दा बिछा हुआ था, वहीं उसे बैठाया गया। फिर बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान अचानक मैंने अनुभव किया डॉली बार बार अपने घूंघट के अंदर हाथ ले जा रही है। वो कुछ कर रही है, मगर क्या? मैं आश्चर्यचकित हो रहा था। तभी एक बात मेरे दिमाग में कौन गई। कहीं वो बार बार अपना सर तो नहीं खुजला रही और इसके चलते कहीं उसके गुथे हुए बाल खुल तो नहीं गए। अगर इस हाल में वर पक्ष ने उसे देख लिया तो बहुत बहुत बदनामी हो जाएगी। इस तरह से बिखरे बालों में किसी लड़की को थोड़ी दिखाया जाता है। तभी दत्ता बाबू ने कहा, अब जरा लड़की का चेहरा सबको दिखाइए। कहने के साथ ही एक लड़की ने डॉली का घूंघट ऊपर कर दिया और अगले ही पल जो कुछ सामने आया उसे देखकर वहां
वहां बैठे हर एक व्यक्ति की आंखें जैसे चमक से भर उठी और बनर्जी बाबू तो शर्म और तिरस्कार में खड़े हुए स्थिर से खड़े थे। डॉली पागलों की तरह अपने बालों को नोच रही थी और खींच खींच कर गुच्छा गुच्छा जमीन पर फेंक रही थी। देखते ही देखते सबके सामने उसने अपने सारे बाल उखाड़ डाले, सर गंजा हो गया और खून से भर उठा। सब चौंक पड़े। अभी तक जिन दत्ता बाबू को मैं बहुत सुपुरुष और विनम्र समझ रहा था, वो उठकर क्रोध में जलते हुए न जाने कितनी बुरी बुरी बातें बनर्जी बाबू को बोल गए। लड़की पागल है, ऐसी पागल हमारे पल्ले बांधना चाहते हो, और न जाने क्या क्या कहकर सारे मेहमान वहां से चले गए। पिता का दिल क्या करता। इतना अपमान सहने के पश्चात भी दौड़ धूप की डॉक्टर को बुलाया। डॉली के सिर पर पट्टी बांध दी गई। वो बिस्तर पर आराम करने लगी। मैं परेशान हो उठा था। बात स्पष्ट थी कि डॉली का शरीर देखकर मैं चौंक उठा था। उसका शरीर सामान्य नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर एक कालिमा से भरा हुआ है। डॉली अत्यधिक उत्तेजित अवस्था में थी। तब तुम लोग तो जानते हो, मेरे गले में मधुर सुंदरी देवी का कवच रहता है। मैंने तुरंत ही वो कवच माला उतारकर डॉली के सिर पर छुआया और मधुर सुंदरी देवी का मंत्र पढ़ा। तब जाकर वो शांत हुई थी। अभी भी वो कवच मेरे गले में है, ये देखो। खैर, डॉली चुपचाप अपने कमरे में सो रही थी और मैं अपने कमरे में प्रतिशोध की ज्वाला में भर उठा था। हो न हो किसी ने डॉली पर यक्षिणी शक्ति का प्रयोग किया है, और यह प्रयोग इसीलिए किया है कि उसकी शादी टूट जाए, जो आज प्रत्यक्ष घट गई। मगर कौन है वो नराधम पापी जिसने यह काम किया है? एक हंसती खेलती बच्ची पर ऐसा काम? क्या दुश्मनी उसके उससे? क्या मिला उसे ये सब करके, उसकी जिंदगी को बर्बाद करके? वो जो भी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा करी। मेरा नाम भी तारानाथ है। बड़ी बड़ी शक्तियों से मैंने टक्कर ली है, तो इस बच्ची का जीवन मैं अवश्य बचाऊंगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक मेरे कानों में पड़ी पायल की आवाज, जो छत की सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियों के पास पहुंचा। शायद डॉली ही थी। मन में आया, जाकर देखना होगा आखिर वो छत में करती क्या है, और यहीं से बहुत से सूत्र मिलेंगे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। बस यही सोचकर मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा और चौंक पड़ा। सीढ़ियों से एक स्त्री प्रतिमूर्ति ऊपर अवश्य जा रही थी, मगर उसका शरीर अत्यधिक काला था। ये डॉली नहीं हो सकती। डॉली तो बहुत गोरी है, और उसके बाल हवा में खुले हुए लहरा रहे थे। हाँ जी दोस्तों, तो अब आते हैं कॉन्टेस्ट 2 के क्वेश्चन की बारी। तो कॉन्टेस्ट 2 का क्वेश्चन है कि चीरबत्ती, भूला और आलिया, इन तीनों में क्या समानता है, ये क्या हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अगर आपने पिछले एपिसोड सुने होंगे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, मगर जवाब देने से पहले याद से फेसबुक या इंस्टाग्राम या दोनों में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, फॉलो करिए, और उसके साथ साथ मुझे बता दीजिए व्हाट्सएप के थ्रू कि आपने फॉलो किया हुआ है। हाँ, आंसर आप चाहें तो कमेंट के रूप में भी दे सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। मेरे हाथ भी फड़फड़ा रहे हैं सर्टिफिकेट पे आपका नाम लिखने के लिए।